फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइटस हर्निया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज हाइटस हर्निया? हाइटस हर्निया क्या होता है? हाइटस हर्निया एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि हर्निया क्या होता है। सो हर्निया क्या है? हर्निया हमने बहुत बार सुना हुआ है, कॉमन कंडीशन है। सो हर्निया एग्जैक्टली होता क्या है? हर्निया इज व्हेन एन ऑर्गन pushes through या फिर bulges through an opening in the muscle or tissue that holds it in place. So हर्निया क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक सुरक्षित या फिर सेफ प्लेस पर पड़े हुए हैं और उन ऑर्गन्स को सेफ प्लेस पर होल्ड किसने किया हुआ है? मसल्स या फिर टिश्यूज ने, राइट। सो हर्निया क्या होता है? सपोज मैं इंटेस्टाइन की बात करती हूँ, ये हमारी इंटेस्टाइन है। सपोज ये हमारी इंटेस्टाइन है और इस इंटेस्टाइन को होल्ड किया हुआ है किसी मसल या फिर टिश्यू ने। सो सपोज ये क्या है? एक मसल है, राइट। ये एक मसल है जिसने इस इंटेस्टाइन को होल्ड किया हुआ है उसके प्लेस पर। सो क्या होता है हर्निया में कि मसल में कहीं भी अगर ओपनिंग होगी, टिश्यू में कहीं भी अगर ओपनिंग होगी, होल होगा और वहां की जो मसल है वो वीक हो गई, किसी भी रीजन की वजह से वहां की मसल्स वीक हो गई, तो क्या होगा? ये ऑर्गन जो अपने प्लेस पर था वो अपने प्लेस पर नहीं रहेगा। उस वीक और जहां पर वीक जगह है, वीक ओपनिंग है, वहां से निकलकर, सपोज अगर यहाँ पर वीक प्लेस है तो यहां से ये बल्ज हो जाएगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा ये ऑर्गन। सो हर्निया क्या होता है कि जहां पर भी मसल वीक होगी वहां पर ऑर्गन को एक चांस मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्गन क्या है, वहां पर जहां पर वीक मसल है तो वो वीक मसल ऑर्गन को होल्ड नहीं कर पा रही, उसी जगह पर वो उसको नहीं रख पा रही, इसलिए ऑर्गन क्या होगा? बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगा, पुशेस थ्रू हो जाएगा, बाहर की तरफ पुश हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हर्निया कॉमनली। अब हम पढ़ रहे हैं हाइटल हर्निया के बारे में। हाइटल हर्निया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। हर्निया यूजुअली ओल्ड एज में जाकर होता है, लाइक 50 प्लस और 60 प्लस, जब हमारी मसल्स जो है वीक होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे ये और भी एजेस में हो सकता है, डिफरेंट कॉजेज इसके हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट कॉमनली ये ओल्ड एज में जाकर होता है। तो हाइटल हर्निया क्या होता है? A hiatal hernia occurs when upper part of your stomach bulges through the opening in the diaphragm through which the esophagus passes from the chest to the abdominal cavity. अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है ये हाइटल हर्निया क्या होता है। सो हम पहले नॉर्मल की बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि हाइटल हर्निया क्या है। सो नॉर्मली क्या होता है? हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है? हमारी फूड पाइप। सो ये क्या है? हमारा ईसोफेगस। अब ईसोफेगस हमें पता है कि मोस्टली जो ईसोफेगस है वो हमारे चेस्ट रीजन में आता है और थोड़ा सा जो लोअर ईसोफेगस है वो हमारा एब्डोमिनल रीजन में आता है। सो ईसोफेगस देन हमारा कनेक्ट हो जाता है किससे? स्टमक से। सो दिस इज स्टमक। सो ईसोफेगस स्टमक से कनेक्ट होता है कहां पर? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर पर ईसोफेगस स्टमक के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब स्टमक हमारा किस में आता है? एंटायरली स्टमक हमारा एब्डोमिनल रीजन में आता है और ईसोफेगस हमारा ज्यादा पार्ट चेस्ट रीजन में आता है, थोड़ा सा जो स्टमक से कनेक्ट हो रहा है वो हमारा एब्डोमिनल रीजन में आता है। अब हमारा चेस्ट रीजन और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करती है एक थिंग, वो क्या है? हमारा डायफ्राम। डायफ्राम हमारा चेस्ट रीजन और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करता है। डायफ्राम एक मसल है जो कि चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करता है, प्लस ये हमारा ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। नाउ अब क्या होता है? जो ईसोफेगस है वो कहां से पास होता है? डायफ्राम से पास होकर वो एब्डोमिनल रीजन में एंटर करता है और जहां पर वो डायफ्राम से पास होता है वहां पर डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है जहां से ईसोफेगस पास होता है। सो सपोज ये एक ओपनिंग है और यहां से ईसोफेगस पास होगा। नाउ इस ओपनिंग में से डायफ्राम पास होता है और इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ये ओपनिंग किसके अंदर है? डायफ्राम के बीच में ये ओपनिंग है जहां से ईसोफेगस पास होता है। इस ओपनिंग को बोलते हैं हाइटस। ओके, सो ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि हमारा डायफ्राम चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करता है। ईसोफेगस जहां से पास होता है चेस्ट रीजन से एब्डोमिनल रीजन में जहां एंटर होता है वहां पर डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हाइटस।
हाइटस में पास होने के बाद यहाँ से फिर डायफ्राम हमारा स्टमक के साथ कनेक्ट हो जाता है, लोअर इसोफेजियल जंक्शन स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर वहां पर बनाता है, जहां पर इसोफेगस स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, वहां पर एक जंक्शन बनता है। नाउ हाइटस हर्निया क्या होता है? हमने नॉर्मल कंडीशन पढ़ ली है कि नॉर्मली क्या स्ट्रक्चर है। अब हाइटस हर्निया में क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है, हमारा डायफ्राम मसल, उसके बीच की जो ओपनिंग है जिसको हाइटस बोला है, किसी रीजन की वजह से ये मसल और ओपनिंग वीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा स्टमक है, नाउ ये स्टमक का जो अपर पार्ट है इसको क्या कहते हैं? फंडस। स्टमक का जो अपर पार्ट है फंडस प्लस हमारा जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच का ये जो जंक्शन है, ये क्या होता है कि ये डायफ्राम से ऊपर की तरफ निकल जाता है। जो ये हाइटस ओपनिंग है वहां से ऊपर की तरफ बल्ज हो जाता है स्टमक का अपर पार्ट। सो हाइटस हर्निया में क्या होता है, जो स्टमक का अपर पार्ट होता है वो डायफ्राम के बीच में जो ओपनिंग है हाइटस, उस ओपनिंग से अपर की तरफ मींस चेस्ट रीजन की तरफ बल्ज आउट हो जाता है। एब्डोमिनल रीजन से निकल के वो चेस्ट रीजन की तरफ बल्ज आउट हो जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है कि ये स्टमक का जो अपर पार्ट है ये कहाँ पर बल्ज आउट हो गया है? चेस्ट रीजन में। और ये कहाँ से हुआ? यहाँ पर जो ओपनिंग थी हाइटस, वहां से बल्ज आउट हो गया ईसोफेगस की तरफ और चेस्ट रीजन की तरफ, जिसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। सो हाइटल हर्निया इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये जो हाइटस ओपनिंग है डायफ्राम के बीच में, वहां से स्टमक निकल के चेस्ट रीजन की तरफ बल्ज आउट हो जाता है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन, अ हाइटल हर्निया अकर व्हेन द अपर पार्ट ऑफ स्टमक, जब अपर पार्ट स्टमक का बल्जेस थ्रू द ओपनिंग, बल्ज आउट हो जाता है किसके थ्रू? द ओपनिंग इन द डायफ्राम। डायफ्राम में जो ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हाइटस, उसके थ्रू बल्ज आउट हो जाता है चेस्ट रीजन में, through which the esophagus passes from the chest to the abdominal cavity. Now esophagus इस ओपनिंग से ही पास होता है, स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, हाइटस के थ्रू पास होकर चेस्ट रीजन से देन एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होता है। लेकिन हाइटल हर्निया में बिकॉज ऑफ सम रीजन ये डायफ्राम की जो मसल है ये वीक हो जाती है, जिसके कारण उस ओपनिंग से, उस हाइटस से स्टमक का अपर पार्ट ऊपर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है, चेस्ट रीजन की तरफ बल्ज आउट हो जाता है इस ओपनिंग से निकल के। So this is hiatal hernia. Now types of hiatus hernia या फिर hiatal hernia. So hiatal hernia commonly two types का होता है, एक होता है sliding hiatus hernia and दूसरा होता है paraesophageal या फिर fixed hiatus hernia. So first is sliding hiatus hernia. Sliding hiatus hernia most commonly जो hernia होता है वो होता है sliding hiatus hernia. जो sliding hiatus hernia है ये common भी होता है, ज़्यादा severe नहीं होता, प्लस ये सिम्टम शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, सो डिपेंड्स। नाउ स्लाइडिंग हाइटस हर्निया होता क्या है? इसमें क्या होता है, जंक्शन बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, एक तो जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच का जो जंक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर, प्लस एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, प्लस जो अपर पार्ट है स्टमक का दैट इज फंडस, प्रोट्रूड अप थ्रू द ईसोफेजियल ओपनिंग इन द डायफ्राम इनटू द चेस्ट रीजन। नाउ जो हाइटस है, हाइटस क्या है? डायफ्राम के बीच में जो ओपनिंग है जहां पर मसल वीक हो चुकी हैं, सो मसल वहां पर वीक हुई है हाइटस के पास, सो इसलिए क्या होता है कि जो स्टमक का अपर पार्ट है, अपर पार्ट क्या है? फंडस, सो ये क्या है? फंडस, और जो जंक्शन है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में ये है जंक्शन, जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है। सो फंडस और जंक्शन दोनों क्या होते हैं? ओपनिंग से निकलकर चेस्ट रीजन में बल्ज आउट हो जाते हैं या फिर प्रोट्रूड हो जाते हैं। सो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है डायफ्राम, डायफ्राम के बीच की जो ओपनिंग है हाइटस, वहां से फंडस भी निकल चुका है ऊपर की तरफ, बल्ज आउट हो चुका है या फिर प्रोट्रूड हो चुका है, प्लस ये जो जंक्शन है ईसोफेगस और फंडस के बीच में, स्टमक के बीच में, ये भी बाहर चेस्ट रीजन की तरफ अपवर्ड की तरफ प्रोट्रूड हो गया है या फिर बल्ज हो गया है। सो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। नाउ इसको स्लाइडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम स्वेलो करते हैं फूड को, सो ये जो हर्निएटेड पोर्शन है, हर्निएटेड पोर्शन क्या है? फंडस और जंक्शन बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, सो ये स्वेलोइंग की वजह से क्या होता है कि एब्डोमिनल रीजन में दोबारा से वापस भी आ सकता है, देन चेस्ट रीजन में दोबारा अपवर्ड चला जाता है। सो ये स्लाइड होता रहता है हर्निएटेड पोर्शन, बैक एंड फोर्थ स्लाइड होता रहता है, नीचे की तरफ एब्डोमिनल रीजन में भी स्लाइड हो जाता है, देन अपर चेस्ट रीजन में दोबारा से वापस आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। ये कॉमन होता है और ये ज्यादा सिम्टम्स शो नहीं करता, प्लस ये सीवियर भी नहीं होता। नाउ मूव ऑन टू पैराइसोफेजियल या फिर फिक्स्ड
हाइटस हर्निया। अब पैराइसोफेजियल हाइटस हर्निया में क्या होता है, पार्ट ऑफ स्टमक बल्जेस इनटू द चेस्ट आउट ऑफ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ डायफ्राम। क्या होता है कि स्टमक का कौन सा पार्ट, जंक्शन स्टेज व्हेन द डायफ्राम डाउन द डायफ्राम फंडस बल्जेस इन द चेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये है हमारा डायफ्राम और डायफ्राम की जो ओपनिंग है हाइटस, दैट इज जो कि वीक हो चुकी है, मसल वहां की वीक हो चुकी है ओपनिंग की। तो क्या होता है कि जो स्टमक का अपर पार्ट है फंडस, वो बल्ज आउट हो जाता है उस ओपनिंग से, बल्ज आउट होकर मीन्स बाहर की तरफ पुश होकर वो कहाँ चल जाता है, चेस्ट रीजन में। सो ये है हमारा चेस्ट रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन। सो फंडस, ये है फंडस ये वाला। सो ये ओपनिंग से निकलकर चेस्ट रीजन की तरफ बल्ज आउट हो जाता है। लेकिन जो जंक्शन है, जंक्शन क्या है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच का जो ये जंक्शन है ये एब्डोमिनल रीजन में ही रहता है। सो ये यहाँ पर एब्डोमिनल रीजन में ही है, ये ओपनिंग से निकलकर चेस्ट रीजन में नहीं जाता। सो डेफिनेशन यही कह रही है, जंक्शन स्टेज डाउन द डायफ्राम। जो जंक्शन है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, वो डायफ्राम से नीचे ही रहता है, ओपनिंग से नीचे ही रहता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। बट जो फंडस है बल्जेस इन द चेस्ट, जो फंडस है टॉप पार्ट है जो स्टमक का अपर पार्ट, वो उस ओपनिंग से निकल के, क्योंकि वो वीक हो चुकी है ओपनिंग, वहां के मसल्स वीक हो चुके हैं डायफ्राम के, तो वो उस ओपनिंग से निकलकर फंडस बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है ऊपर चेस्ट रीजन में। देन ये जो फंडस है ये ईसोफेगस के साइड में लाई करता है, क्योंकि ये हर्निएटेड पोर्शन जो है फंडस में, ये ईसोफेगस के साइड में लाई करता है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम स्वेलो करते हैं फूड को, तो फूड इजीली स्टमक में चला जाता है और फंडस जो है, जो बल्ज हो चुका है पोर्शन, ये नीचे या फिर ऊपर की तरफ चेस्ट रीजन में या फिर एब्डोमिनल रीजन में स्लाइड नहीं होता, एक अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहता है, उसी पोजीशन पर रहता है, चेंज नहीं होता। इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड हाइटस हर्निया। जबकि जो स्लाइडिंग हाइटस हर्निया है वो फूड के स्वेलोइंग की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड हो सकता है, लेकिन ये जो फिक्स्ड या फिर पैराइसोफेजियल है ये स्लाइड नहीं होता। नाउ पैराइसोफेजियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फंडस या फिर स्टमक का जो टॉप पार्ट है ये इसोफेगस के साइड में लाई करता है, इस तरह से ये हर्निया दिखता है। पैराइसोफेजियल या फिर फिक्स्ड हाइटस हर्निया को सीवियर माना जाता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। नाउ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइटस हर्निया, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण हाइटस हर्निया या फिर हाइटल हर्निया हो सकता है। सो फर्स्ट कॉज है इंजरी और डैमेज और सर्जरी वीकन मसल टिश्यू। अगर कोई मसल में इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है या फिर सर्जरी हुई है, तो वो मसल वीक हो सकता है, जिसकी वजह से हाइटस हर्निया हो सकता है। सो अगर हमारे एब्डोमिनल रीजन में कोई सर्जरी हुई है, कहीं डैमेज है या फिर इंजरी हुई है, सो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि स्टमक हमारा चेस्ट रीजन में पुश आउट हो सकता है, बल्ज आउट हो सकता है, बिकॉज वहां की जो मसल्स हैं वो वीक हो चुकी हैं। हाइटस या फिर जो ओपनिंग है डायफ्राम की वो वीक हो सकती है सर्जरी, डैमेज या फिर इंजरी की वजह से। नेक्स्ट आता है, अगर हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बार बार एब्डोमिनल मसल्स पर, जैसे कि कफिंग करने से बार बार कफ हो रही है, वॉमिटिंग की वजह से, अगर आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, अगर बाउल मूवमेंट, अगर आप कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन और आप स्ट्रेनिंग या फिर फोर्स से बाउल मूवमेंट कर रहे हैं, स्टूल्स पास कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ की मसल्स वीक हो सकती हैं एंड बल्ज आउट हो सकता है स्टमक का पार्ट। देन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो स्टमक का पार्ट है वो ऊपर की तरफ चेस्ट रीजन में बल्ज आउट हो सकता है। नाउ कॉन्जेनाइटल लार्ज हाइटस, अगर कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है बर्थ से ही, जो हाइटस है, हाइटस क्या है, सपोज ये हमारा डायफ्राम है और ये ओपनिंग जो है इसको बोलते हैं हाइटस, और ये जो ओपनिंग है जहां से ईसोफेगस पास हो रहा है और स्टमक के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये ओपनिंग बाय बर्थ ही लार्ज है, जिसकी वजह से अगर लार्ज होगी तो क्या होगा, स्टमक इजिली चेस्ट रीजन में बल्ज आउट हो सकता है, पुश आउट हो सकता है। देन आता है परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ ईसोफेगस, किसी रीजन की वजह से जो ईसोफेगस है हमारी वो नॉर्मल लेंथ से शॉर्ट है, शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा कि स्टमक को वो अपर की तरफ पुश करेगी और ज्यादा चांसेस हैं, अगर लेंथ शॉर्ट है इसोफेगस की तो स्टमक अपवर्ड चेस्ट रीजन में बल्ज आउट हो सकता है। नाउ शॉर्टनिंग किस वजह से हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, रेगुलर इरिटेशन की वजह से हो सकती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज की वजह से हो सकती है, कई रीजंस हो सकते हैं।
देन आते हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या है? एजिंग अगर 50 प्लस या फिर 60 प्लस एज है तो ज़्यादा चांसेस हैं हाइटल हर्निया के, क्योंकि मसल वीक होती रहती है विद एज। देन आता है ओबेसिटी, अगर आपका ज़्यादा ओबीज है, आप ज़्यादा आप में फैट है, आपका एक्सेसिव मास है, वेट है, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये कंडीशंस हाइटल हर्निया का एक रिस्क फैक्टर है, हाइटल हर्निया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन स्मोकिंग, टी कंजप्शन, कॉफी कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन, ये क्या करते हैं? गैस फॉर्मेशन करते हैं, इरिटेट करते हैं लाइनिंग को, जो म्यूकस लाइनिंग है मसल्स की, हमारे ऑर्गन्स की, उनको इरिटेट करते हैं, गैस फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि स्टमक बल्ज आउट हो जाए चेस्ट रीजन में। देन आता है रॉन्ग डाइट, अगर आपका डाइटरी पैटर्न सही नहीं है, जैसे कि आप अच्छे न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं ले रहे, रिच डाइट नहीं ले रहे, आप फेक डाइट ले रहे हैं। फेक से मेरा मतलब है कि आप मैदा कंज्यूम कर रहे हैं, वाइट फ्लावर कंज्यूम कर रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं, बिस्किट्स, ब्रेड्स और पेस्ट्रीज, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ये सब चीज़ें हमारे मसल्स को वीक करती हैं। कैसे वीक करती हैं? क्योंकि ये क्या है, ये हमारे मसल्स को कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रही, हम न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से हाइटस हर्निया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइटल हर्निया। सो क्या क्या सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं जब पर्सन को हाइटल हर्निया होता है? यूजुअली हाइटल हर्निया चाहे वो फिक्स्ड हो या फिर स्लाइडिंग हो, साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, बहुत ही कम साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसी किसी पर्सन में साइन एंड सिम्टम्स आती हैं, यूजुअली साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते, बट अगर कोई साइन एंड सिम्टम शो होगा तो वो कौन से होंगे? फर्स्ट है हार्ट बर्न। सो हार्ट बर्न क्यों होगा? क्योंकि अब स्टमक का कुछ पार्ट अपर चेस्ट रीजन में प्रोट्रूड हो चुका है, ईसोफेगस के साथ प्रोट्रूड हो चुका है ईसोफेगस की तरफ, तो क्या होता है कि जो एसिड है वो बार बार ऊपर की तरफ आता है, ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है ईसोफेगस की तरफ से, जिसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। सो एसिड रिफ्लक्स होता है जिसकी वजह से हार्ट बर्न की कंडीशन होती है। उसके साथ साथ ब्लॉटेड फीलिंग और फ्लैटुलेंस भी होता है। ब्लॉटेड फीलिंग या फिर फ्लैटुलेंस क्या होता है? पेट हमारा फूल जाता है, ऐसे भरा भरा पेट लगता है और ऐसे ब्लॉटेड लगता है। अगर हम उसको पाल्पेट करें, उसको प्रेस करें तो वो हार्ड फीलिंग जैसा लगता है, सूजा हुआ पेट लगता है, उसको बोलते हैं ब्लॉटेड फीलिंग या फिर फ्लैटुलेंस। सो ये सब किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन की वजह से प्लस एसिड रिफ्लक्स की वजह से। नेक्स्ट है रिगर्जिटेशन। सो रिगर्जिटेशन एक कॉमन सिम्टम है। अगर आपको हाइटल हर्निया हुआ है तो रिगर्जिटेशन क्यों होगा? क्योंकि स्टमक का पार्ट ईसोफेगस की तरफ बल्ज आउट हो चुका है, जिसकी वजह से जो स्टमक में एसिड बनता था वो अब ईसोफेगस में, क्योंकि पहले स्टमक नीचे था, चेस्ट रीजन से नीचे था, डायफ्राम उसको डायफ्राम जो है पार्टीशन कर रहा था ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। अब स्टमक क्या हो गया? चेस्ट रीजन में प्रोट्रूड हो गया, बल्ज हो गया, ईसोफेगस के बीच में प्रोट्रूड हो गया, ऊपर की तरफ प्रोट्रूड हो गया, जिसकी वजह से एसिड हमारा बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, जिसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन। क्योंकि रिगर्जिटेशन की वजह से बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न, ब्लोटेड फीलिंग, फ्लैटुलेंस, और क्या होता है? एनीमिया। अब एनीमिया क्यों होता है? ब्लड की कमी या फिर हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि अब एसिड बार बार रिफ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी लाइनिंग है, वो जो म्यूकस लाइनिंग है हमारी ईसोफेगस की, वो इरिटेट हो रही है बहुत ज़्यादा। और अगर एक्सेसिव या फिर क्रॉनिक रिगर्जिटेशन हो रही है, वो किस वजह से होती है? अगर फिक्स्ड हाइटल हर्निया है, फिक्स्ड हाइटल हर्निया में क्या होता है कि बार बार क्रॉनिकली जो एसिड है वो रिफ्लक्स होता रहता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस की लाइनिंग इरिटेट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। सो इसका क्या साइन है? अगर हम वॉमिट करते हैं तो उसमें ब्लड आता है, या फिर स्टूल पास करते हैं तो उसमें ब्लड आता है। सो ब्लीडिंग का ये साइन है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नाउ स्वेलोइंग में डिफिकल्टी क्यों होती है? क्योंकि ये अगर ईसोफेगस है और यहाँ पर ये प्रोट्रूड हो चुका है पार्ट साथ में, सपोज ये इस तरह से प्रोट्रूड हो चुका है, जिसकी वजह से, या फिर समटाइम्स क्या होता है कि ये तो है फिक्स्ड हाइटल हर्निया, और स्लाइडिंग में पूरा पोर्शन और जंक्शन भी प्रोट्रूड हो चुका है, जिसकी वजह से ईसोफेगस में स्वेलिंग आ जाती है, और उसका जो पार्ट है वो नैरो हो जाता है, जहां से फूड पास हो रहा है वो फूड डिफिकल्टी से पास होता है, क्योंकि नैरोइंग की वजह से यहाँ पर नैरोइंग हो गई है स्टमक का पार्ट बल्ज आउट होने की वजह से, जिसकी वजह से स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग।
स्पेशली जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी आती है हाइटर हर्निया की वजह से। देन चेस्ट पेन भी होता है, चेस्ट पेन भी एसिड रिफ्लक्स की वजह से, हार्ट बर्न की वजह से चेस्ट पेन भी पर्सन को हो सकता है। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also stay tuned for part 2 of hiatal hernia. Thank you for watching.